प्रणाम। मनमोहक कृतियों का पटल, मोहन का भी पटल रोपते समय उसके पुजारियों में प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन और हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्रणाम डॉक्टर साहब, नमस्कार, प्रणाम। आदरणीय चंपा जोशी जी भी जुड़ गई हैं पटल पर, आपको प्रणाम करता हूँ। और इस पटल पर आज जुड़े हैं गोपाल गोपाल गौर साहब दिल्ली से जुड़े हैं, खिलानंद बिजलवान साहब उत्तरकाशी से जुड़े हैं। और आज यह 885वां कार्यक्रम है, तीसरे वर्ष की 191वीं शाम है। साक्षात्कार के 62वें क्रम में आज हमारे मेहमान हैं आदरणीय श्री हेमपंत जी। आप रुद्रपुर से इस कार्यक्रम से जुड़े हैं। मैं आपका संक्षिप्त परिचय लेते हुए आज इस पटल पर आपको आमंत्रित करता हूं। आपके इस यात्रा को, हम जीवन यात्रा को समझेंगे आज। और आपका मैं संक्षिप्त परिचय देते हुए आपसे अनुरोध करूंगा। आदरणीय श्री हेमपंत जी के पूज्य पिताश्री का नाम है आदरणीय श्री गोविंद प्रसाद पंत जी, और माता श्री हैं श्रीमती तारा पंत जी। आपकी धर्मपत्नी जी हैं श्रीमती राजश्री पंत जी, और आपकी संतति हैं वसुधा और वत्सल, ये जुड़वा बच्चे हैं। और उसके बाद आपकी जन्म तिथि है 26 जून 1979। जन्म स्थान भड़कटिया गांव है पिथौरागढ़ का। आप 12वीं पास करने के बाद आपने इंजीनियरिंग में डिप्लोमा लिया, और उसके बाद अपनी सेवाएं दी हैं। हम विस्तार से उनके बारे में जानेंगे। और वर्तमान वो ऑटोमेशन के व्यवसाय में अपना कार्य कर रहे हैं। और उत्तराखंड में आपको कौन नहीं जानता, उत्तराखंड से बाहर भी सब लोग परिचित हैं। आप भाषा के संदर्भ में हैं। और हमारे वर्तमान में किताब कौतिक जगह जगह आयोजित हो रहा है आपके संयोजन में। और उसके साथ ही आपके द्वारा भी साक्षात्कार की एक लंबी कड़ी निकाली जा रही है हमारे कृतिकारों की और हमारे समाज में प्रतिष्ठित लोगों की। तो आज आप व्यस्ततम कार्यक्रम में से आपने समय निकाला, हम आभार व्यक्त करते हुए आपका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आदरणीय हेमपंत जी को मैं आमंत्रित करता हूँ कि वो अपनी बात इस पटल पर रखेंगे। अपने बचपन से लेकर के अभी तक के पूरे संघर्ष, आपकी उपलब्धियाँ और कार्य योजनाओं पर प्रकाश डालते हुए इस पटल को आप कृतार्थ करेंगे। बहुत बहुत अभिनंदन, आपका स्वागत है। प्रणाम आपको। जय। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। तिलकराज जोशी जी को मैं चरण स्पर्श करता हूँ। गोपाल गौड़ जी और खिलानंद जी और मोहन जोशी जी का मैं खास तौर पर आभारी हूँ कि आपने इस प्रतिष्ठित पटल पर मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया। मैं जैसा कि आपने बताया, पिथौरागढ़ के पास हमारा गांव है बरकटिया, 4-5 किलोमीटर दूर है। तो अब लगभग गांव के आप शहर ही बन चुका है। जैसा कि आप जानते हैं, शहर फैलते जाते हैं और गाँव को समेटते जाते हैं। उसी तरह से हमारा गांव भी अब शहर के अंदर ही लगभग आ गया है। मैं वहाँ एक, मेरे पिताजी की एक छोटी सी दुकान है। और हम मतलब हमारा परिवार ठीक ठाक सा माना जाता था गांव में, जिसमें ऐसी कोई गरीबी का ऐसा नहीं कहा जाएगा कि हम बहुत गरीब थे या वो थे। कहानी बनाने की कोई बात नहीं है। लेकिन हम लोग ने, मैंने गांव में ही अपने प्राइमरी पाठशाला में पढ़ा, फिर जूनियर बरकटिया में ही किया। उसके बाद जीआईसी पीपलकोट हमारे गांव से 3-4 किलोमीटर दूर है। वहाँ हम लोग पैदल जाते थे, जैसा कि उस टाइम पे होता ही था। वहां से मैंने 12th तक पढ़ाई करी। बचपन से ही हमारे परिवार में मैगजीन और अखबार पढ़ने का काफी प्रचलन था। मेरे ताऊजी खुद शिक्षा विभाग में कार्यरत थे, तो वो हम बच्चों के लिए काफी छोटी छोटी जो मैगजीन, चंदन, नंदन, ये चंपक वगैरह, चंदा मामा, रशियन साहित्य आता था पहले, और रशियन साहित्य हम लोग पढ़ते थे। तो ये सब चीजें पढ़ने का हमारे, जैसे पहले भी होता था, और चीजें एंटरटेनमेंट के साधन कम होते थे, तो किताब पढ़ने से ही हम लोग जुड़े रहे। और एक अच्छा, हमारे पहाड़ क्योंकि शहर के नजदीक था, तो पढ़ने लिखने का माहौल ठीक था हमारे परिवार में भी और समाज में। उसके अलावा फिर धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते हम 11th-12th करने के बाद, फिर जैसा कि होता है अक्सर सभी लोगों के साथ होता है कि हम लोग अपनी नौकरी के लिए या आगे की शिक्षा के लिए बाहर निकलते हैं। तो मैं भी बाहर निकला। उसके बाद मैंने अपना इंजीनियरिंग की पढ़ाई करी। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, हमारे ताऊजी
शिक्षक थे और पिताजी भी हमारे दुकान में रहते हुए पढ़ने के काफी शौकीन थे। तो मुझे याद है, हम जब मैं छोटा था तो मेरे पिताजी अपने गोद में बैठा के मुझे रीडर्स डाइजेस्ट वगैरह इस तरह की किताबें, जो हमारे स्तर से ऊपर की किताबें होती थी, तो समझा देते थे। मैं थोड़ा उत्सुक रहते थे जो बच्चे खासतौर पर चीजों को पूछते हैं, ज्यादा जानकारी हासिल करने के लिए उत्सुकता व्यक्त करते हैं, एंग्जियस जो होता है, उस तरह का बच्चा था। मेरे पिताजी कभी कभी जल्ला भी जाते थे, कहते यार तो सवाल बहुत करता है, लेकिन क्योंकि हमारा ऐसा ही लालन पालन हुआ एक संयुक्त परिवार में कि हम अ, एक दूसरे पे डिपेंडेंट थे। हमारा बहुत बड़ा परिवार था, 14-15 लोगों का परिवार था, जिसमें सबके काम बटे हुए थे। तो करते करते एक सामाजिक एक और हमारे उस समय के दौर पर, आजकल भी थोड़ा बहुत है, लेकिन उस समय भी गांव पड़ोस में समाज में भी एक बहुत एक दूसरे पर आत्मनिर्भरता होती थी। शादियों बारातों में देखा है हमने, हम खुद लोग बर्तन सारते थे और टेंट लगाते थे, बर्तन धोते थे, बारातियों को खाना खिलाते थे, पतंगे बनाते थे। तो वो सब हमने समाज से जुड़ के काम करना हमने समाज से ही सीखा, क्योंकि वो ऐसा ही दौर था। फिर हम जब लोग बाहर निकले, मैं लखनऊ गया, दिल्ली गया पढ़ने के लिए, तब हमें ये समझ में आया कि अपने समाज में, हमारे समाज में क्या चीजें अच्छी हैं, इन चीजों को हमें बचा के रखना चाहिए। तो शुरुआत के 2-4 साल तो मतलब पढ़ने लिखने और नौकरी ढूंढने में लग गए। फिर जैसे थोड़ा सा स्टेबिलिटी आई, या उन दिनों ये इंटरनेट का थोड़ा नया नया दौर था, तब ये फेसबुक नहीं था। ये मैं 2003-4 की बातें बता रहा हूँ, आज से करीब 20-21 साल पहले, जब मेरी उम्र भी 20-22 साल होगी। तो हम लोग पहाड़ की जब याद आती थी तो ऑफिस में बैठ के इंटरनेट पर ऐसे ढूंढते, पिथौरागढ़, उत्तराखंड, इस तरह की सामग्री को खोजने की कोशिश करते थे, पढ़ने की कोशिश करते थे। उस टाइम यूट्यूब वगैरह भी बहुत ज्यादा फेमस नहीं था, इंटरनेट भी बहुत महंगा था, इसलिए हम ऑफिस में यूज करते थे। तो उस टाइम ये और याहू ग्रुप्स वगैरह होते थे। तो कई ऐसे दोस्त बने उस टाइम, ऐसे सामाजिकता में से बढ़ी। और ये 2004-5 की बात है, हम लोगों ने क्रिएटिव उत्तराखंड करके एक ग्रुप बनाया, जो दिल्ली में बेस्ड था। उसमें हमारे कुछ लोग आईआईटी वगैरह में पढ़ते थे, साथी लोग, कुछ लोग नई नई जॉब कर रहे थे। तो वहां से शुरुआत हुई और एक सामाजिक संगठन जैसा आकार लेने लगा। तो फिर करते करते हम लोगों ने कुछ गीत और किताबों का काम किया। फिर धीरे धीरे हमें ये महसूस हुआ कि एक ऐसी वेबसाइट की जरूरत है जहाँ पर इंटरनेट का पूरा साहित्य इंटरनेट पर उपलब्ध कराया जाए। तो मेरा पहाड़ .com एक बहुत फेमस वेबसाइट है, आप लोगों ने शायद देखा भी होगा। मेरा पहाड़ वेबसाइट का हम लोगों ने उस पर काम करना शुरू किया। एक टीम थी, वो मेरा काम नहीं था इंडिविजुअल, वो एक टीम थी जिन्हें अपने कमल कर्नाटक जी के नेतृत्व में हम लोग करते थे। उसमें हम लोगों ने कोशिश की कि जो साहित्य किताबों में उपलब्ध है या जहां पर भी उपलब्ध है, उसको एक जगह पे लाया जाए, जिससे कि इंटरनेट पर उत्तराखंड के बारे में जानकारी इकट्ठा हो और लोग उसको सीख सके, देख सके, और सर्च करें तो उसको उपलब्ध हो। तो एक तरफ जब ऑर्कुट वगैरह चलता था, फेसबुक तब शुरुआत ही हुआ था, नहीं इतना फेमस नहीं था, तब ऑथेंटिक जानकारी उत्तराखंड के बारे में, ऑथेंटिक जानकारी के लिए मेरा पहाड़ .com पर ही लोग ज्यादा सर्च करते थे। मिलता भी वहाँ सब कुछ कंटेंट था, उसमें पर्सनैलिटीज के बारे में, कल्चर, आंदोलन हमारे जो पुराने हुए हैं, उसके अलावा गीत संगीत, और उसमें वार्ताएं करते थे हम लोग आपस में, किसी मुद्दों पर बातचीत होती थी। ये बहुत सक्रिय वेबसाइट थी। ऐसे करते करते फिर हम लोगों ने काफी चीजों पे सक्रिय भागीदारी की। जैसे हमने 3 बार दिल्ली गैरसैंण यात्रा की, जब गैरसैंण का मुद्दा बिल्कुल एक तरह से अंडर कारपेट हो गया था, उस पर बात नहीं हो रही थी, तो हमने इंटरनेट पर भी गैरसैंण को लेकर एक बहुत बड़ी चर्चा चलाई। ये मैं 2006-7 की बात बता रहा हूँ। बात नहीं कर रहे थे, लेकिन उस 4-5 साल उत्तराखंड बनने के बाद भी गैरसैंण का मुद्दा लगभग दब चुका था और बातें उस पर नहीं हो रही थी। तो हमने उस मुद्दे को उठाया और जनता के बीच लाए, और उस पर चर्चा चलाई कि गैरसैंण क्यों बनना चाहिए। और खुद हमने जाके गैरसैंण लगातार 3 साल तक गैरसैंण की यात्रा की। हम लोग जो बागेश्वर का मेला है उसमें सक्रिय भागीदारी लेते थे, हर साल जाते थे।
तो इस तरह से हम लोग एक सिर्फ वर्चुअल ही नहीं, इंटरनेट पर भी हम लोगों ने कोशिश करी कि लोगों को जोड़ा जाए, इंटरनेट के बाहर भी धरातल पर भी काम किया जाए। कुछ काम हम लोगों ने आपदा राहत के भी कुछ काम किए। तो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते ये कहानी हुई कि फिर मैं 2008 के लास्ट लास्ट में रुद्रपुर शिफ्ट हो गया, लेकिन हम लोग कुछ ना कुछ रूप से सक्रिय रहे, किताबों को लेकर, समाज को लेकर, रंगमंच को लेकर कुछ ना कुछ गतिविधियां करते रहे, और क्रिएटिव उत्तराखंड एक्टिव रहा हमेशा। और आते आते जब ये हम लोग इंटरनेट पर भी, फेसबुक पर भी कई ऐसे ग्रुप्स हैं, कुमाऊनी शब्द संपदा वगैरह, जिसमें हमने अपनी बोली भाषा को का जो रियल ऑथेंटिक कंटेंट है, एक जिसमें गहराई होती है, वो नहीं, सिर्फ नाच गाना नहीं, जिसमें थोड़ा सा गंभीरता हो, जिसमें थोड़ा विश्वसनीयता भरा हुआ जो कंटेंट है, उसको उपलब्ध कराने की कोशिश की। और काफी फेमस ग्रुप है, आप लोग कई लोग जुड़े भी होंगे उसमें। इस तरह से हमने कोशिश की कि लोगों का एक नेटवर्क बनाया जाए। फिर आते आते 2020 में, 21 में जब कोरोना आया, उस टाइम तक मैं एक छोटी चीज पे काम कर रहा था, जो मेरे को ये महसूस हुआ कि हमारा बाल साहित्य जो है, ट्रेडिशनल, मतलब जो पारंपरिक बाल साहित्य है, परंपरागत बाल साहित्य, कहानियों पर कुछ काम हुआ है, कुछ लोक कथाओं पर, बाल कथाओं पर तो कुछ काम हुआ था, लेकिन जो परंपरागत हमारे बाल गीत थे, उस पे मुझे बहुत कंटेंट मिला नहीं कहीं। मेरे शौकिया पता नहीं क्या था, मैं वो बाल गीत कलेक्ट कर रहा था, काफी बाल गीत मेरे पास आ चुके थे। तो जैसे ही लॉकडाउन शुरू हुआ, उस टाइम सब लोग घर में थे, हम भी खाली बैठे थे, तो मैंने एक बाल गीत के रूप में घुघुती बासुती करके एक ई बुक के रूप में एक वो निकाला। ई बुक के रूप में करीब 30 कुमाऊनी, पहले पहले अंक में 25-30 कुमाऊनी गीत थे उसमें। ई बुक थी, फ्री ई बुक। और दोबारा फिर 8-10 दिन के अंदर ही गढ़वाली में, तो विनोद गढ़िया हमारे दोस्त हैं, उन्होंने डिजाइन किया उसको, कलेक्शन मेरा था, और उसमें हमने थोड़ा मौलिकता ये कोशिश की कि बच्चों के बनाए हुए बाल चित्र ही उसको यूज किए। तो बहुत तेजी से फैल गया, क्योंकि सब लोग, बच्चों को इंगेज करने के लिए सामग्री चाहिए थी शायद उस टाइम। और वो 2-4 दिन के अंदर ही करीब लाख लाख के आसपास डाउनलोड हो गए दुनिया भर में। फिर एक मेरे हमारे साथी हैं समय साक्ष वाले प्रवीण भट्ट, उनका फोन आया कि दादा यार इसको किताब के रूप में भी आना चाहिए, तो हम जैसा भी करते भी करो। तो एक किताब के रूप में भी आई वो घुघुती बासुती किताब, और काफी फेमस रही। अब उसकी 10,000 कॉपीज बिक चुकी हैं, और मुझे बड़ा बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि इस बार जो पुस्तकालयों के लेके सरकारी लिस्ट आती है स्कूलों के, उसमें भी घुघुती बासुती को स्थान मिला। तो ये एक छोटा सा प्रयास किस तरह से हमने अपनी मेहनत से, और काफी स्कूलों में वो एक बच्चों को बाल साहित्य के रूप में नर्सरी और प्राइमरी की क्लासेस में पढ़ाया जाता है, क्योंकि हमारे एक जो नई शिक्षा नीति आई है, उसमें ये कहा गया है कि बच्चों को अपने परिवेश की और अपनी बोली भाषा की चीजों की सामग्री पढ़ाई जाए। लेकिन देखा यह जा रहा है कि जो हमारा पारंपरिक बाल साहित्य है, वो बहुत कम काम हुआ है उस पर। तो इसलिए वो हमारी जो घुघुती बासुती जो हमारी छोटी सी कोशिश थी, उसको लोगों ने लिया, और पूरे उत्तराखंड में लगभग 30-40 स्कूलों ने उसको अपने पाठ्यक्रम का हिस्सा भी बनाया है। पिथौरागढ़ के 4-5 स्कूल हैं, टनकपुर में है, हल्द्वानी में 3-4 स्कूल हैं, गढ़वाल में बहुत सारे स्कूल हैं, रुद्रपुर में 1-2 स्कूल उसके बच्चों को एक्टिविटीज कराते हैं और पढ़ाते हैं। तो ये करते करते फिर लॉकडाउन में हमने एक नया तरह का एक अनुभव, एक एक्सपेरिमेंट किया, जो बहुत ही सफल हुआ। तिलकराज जी यहाँ बैठे हैं, जोशी जी, वो बताएंगे। हमने कुमाऊनी साक्षात्कार का एक बिल्कुल नया आइडिया लाए हम, और 25 जून 2021 से हमने एक कुमाऊनी साक्षात्कार की एक सीरीज शुरू की, जिसका म्योर पहाड़ म्योर पछाड़ करके उसका शीर्षक है। उसके आज तक 235 लाइव इंटरव्यूज हो चुके हैं, और हमारी कोशिश ये रही कि उसमें हमारी बोली भाषा के जितने भी स्वरूप हैं कुमाऊनी के, उनको कवर किया जाए। हम ये ध्यान भी रखते हैं कि जो हमारे गेस्ट हों वो अलग अलग फील्ड के हों। जैसे आज कोई साहित्यकार है, तो अगला कोई खिलाड़ी हो सकता है, साइंटिस्ट हो सकता है, लेखक हो सकता है, या फिर वो कोई वैज्ञानिक होता है, या कोई शिक्षाविद होता है, या कोई कभी कभी यूट्यूबर होते हैं। तो ऐसे हमने उसमें बहुत वैरायटी की कोशिश की, और बहुत फेमस प्रोग्राम है, उसके लाख लाख व्यूज तक हुए हैं। जब हम लोग लॉकडाउन में उसको प्रोग्राम करते तो 400-500 लोग लाइव देखते थे उसका। तो एक बहुत चर्चित कार्यक्रम बना वो।
क्योंकि उसकी यूनिकनेस भी और मतलब ऐसा भी रहा कि हम उसको लगातार चला पाए, क्योंकि यूट्यूब उस टाइम पे बहुत कार्यक्रम शुरू हुए लेकिन एक कंटिन्यूटी नहीं बन पाई जैसे आप लोग कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं मोहन जोशी जी। उसी तरह हम लोग भी कोशिश करते हैं कि हफ्ते में एक इंटरव्यू आए कुमाऊनी में। फिर उसमें मेरपाल में पछाड़ के अंदर हमने एक और एक्सपेरिमेंट किया, उसका नाम है हमार पुरुष। तो जो लोग दिवंगत हो चुके हैं उनके बारे में हम पैनल चर्चा करते हैं, तो उसमें भी लगभग 20 लोगों को हम कवर कर चुके हैं, जिसमें नैन सिंह रावत हैं, शिवानी के ऊपर हो चुका है, शैलेश मटियानी के ऊपर हो चुका है, खड़क सिंह वल्दिया के ऊपर कार्यक्रम हो चुका है, चारू चंद्र पांडे के ऊपर कार्यक्रम हो चुका है। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके ऊपर जिनके दिवंगत हो चुके हैं, तो उनके ऊपर पैनल डिस्कशन रखते हैं। उसमें नॉर्मली हमारे साथ शेखर पाठक होते हैं, देवेंद्र मेवाड़ी होते हैं, ये लोग उसके सूत्रधार होते हैं। फिर उनके परिवार के कोई सदस्य हम कोशिश करते हैं कि आए, जो उनके पारिवारिक एंगल से बात रख पाए। उनके साथ के काम किए हुए लोग होते हैं, 4-5 लोगों का एक पैनल होता है जो कुमाऊनी में ही उस जो हमारे जो पुरुष होते हैं उस पुरुष के बारे में पूरी बात रखने, करीब 1-1.5 घंटे का वो कार्यक्रम होता है। इसके भी 20 के आसपास अंक हो चुके हैं। फिर एक हमने एक बहुत ही अलग ही तरह का एक्सपेरिमेंट किया। ये हमारे एक वरिष्ठ साहित्यकार हैं गोविंद पंत राजू जी ने एक आइडिया दिया कि यार तुम लोग कुमाऊनी को लेकर इतना अच्छा काम कर रहे हो, तो हमारी बोली भाषाओं को जोड़ने के ऊपर कुछ ऐसे जुगलबंदी का प्रोग्राम बना। तो हमने एक ज्वालिया मुरली करके एक नया एक्सपेरिमेंट किया, जिसमें हम एक हमारा जो हमारा मेजबान होता है, होस्ट होता है, वो कुमाऊनी में साक्षात्कार लेता है, और जो हमारा गेस्ट होता है, जो हमारे मेहमान होते हैं, वो नॉर्मली हमने इसमें कुमाऊनी प्लस गढ़वाली, कुमाऊनी जौनसारी, कुमाऊनी नेपाली, कुमाऊनी रवाल्टी, कुमाऊनी के ऐसे उर्दू, कुमाऊनी हिंदी, इस तरह के भी उसमें करीब 18-20 हम इंटरव्यूज कर चुके हैं। तो एक हमें लगा था कि ये बहुत कठिन होगा, कुमाऊनी एक आदमी कुमाऊनी बोल रहा है, में सवाल कर रहा है और दूसरा गढ़वाली में जवाब दे रहा है, लेकिन जब हमने इसको किया तो ये बहुत आसान है। आपस में कुमाऊनी और गढ़वाली में दो लोग बात करते हैं, इसको भी बहुत सराहना मिली। और ये हम लगातार जब भी जितना टाइम मिलता है हफ्ते में लगभग एक कार्यक्रम हम करते जाते हैं। तो ये तरह का इस तरह की जो हमारे अनुभव रहे आपसे बताने में बड़ी खुशी हो रही है मुझे, और ये बड़ा मंच है जिसमें इतने लोग हमारी बात को सुन रहे हैं। फिर धीरे धीरे जब हमने ये वाला कार्यक्रम किया मेयर पहाड़ में पहचान, तो जब लॉकडाउन खत्म होने लगा, हमारे कार्यक्रम को 2 साल हो चुके थे। फिर एक आइडिया ये है कि जितने हम साक्षात्कार ले चुके हैं, क्यों ना ऐसा किया जाए कि सबको एक बार बुलाया जाए और एक आमने सामने की एक कोई बैठक रखी जाए। तो 26 जून 2022 को हमने हल्द्वानी में भेंटघाट का नाम से कार्यक्रम किया, जब हमारे मेरपाल में प्रसारण कार्यक्रम को 2 साल हो चुके। तो एक भेंटघाट कार्यक्रम में लगभग हमने कहा 130-35 इंटरव्यू कर चुके थे, उसमें 70-80 लोग आ गए वहां। उसमें देहरादून से, लखनऊ से, मुंबई से और हल्द्वानी के कई पहाड़ों से बहुत लोग आए। फिर वहां एक विचार ये बना कि क्यों ना इतने लोगों के अनुभवों का फायदा लेते हुए कुछ ऐसा चीज डिजाइन किया जाए कि हम पहाड़ में कोई नई चेतना लाएं, जो पुराने लोग हैं उनके अनुभवों का फायदा मिले, जो नए लोग हैं उनकी ऊर्जा को कहीं एक डायरेक्शन दिया जाए। तो धीरे धीरे ये एक डेवलप होते होते किताब कौतिक का एक आइडिया आया कि हम किताबों के बहाने अपने उत्तराखंड के कोने कोने में जाएं, पहाड़ के बच्चों को किताबों से जोड़ते हुए और उन किताबों को सेंटर में रखते हुए और भी गतिविधियां करें। तो टनकपुर से कार्यक्रम शुरू हुआ। फिर मोहन जोशी जी हमारे साथ बैजनाथ में थे। अप्रैल 2023 में हम बैजनाथ किया। फिर चंपावत में तिलक राज जी हमारे साथ थे, अभी भी देख रहे हैं। चंपावत में हम लोग मई में गए। फिर लगातार हम जुलाई में पिथौरागढ़ किया। जुलाई के बाद द्वाराहाट गए हम सितंबर में। सितंबर के बाद अक्टूबर में लगातार 1 महीने के अंदर ही हमने भीमताल किया। भीमताल के बाद दिसंबर में नानकमत्ता, और अब हम नानकमत्ता के बाद हल्द्वानी, कल परसों से 9, 10, 11 को हल्द्वानी किताब कौतिक होने जा रहा है, जो हमारा 8वां कार्यक्रम है। तो आप जैसे देख रहे होंगे कि जो हमने जगह भी चुनी है, जो हमने स्थान चुने हैं, वो ऐसे स्थान है जो हमारे ऐतिहासिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण कस्बे या गांव हैं। द्वाराहाट, चाहे बैजनाथ हो, चाहे चंपावत हो, पिथौरागढ़ हो,
चाहे भीमताल या नानकमत्ता ही क्यों ना हो, लेकिन उनका एक बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक, धार्मिक, आध्यात्मिक महत्व है। और वो बहुत बड़े कस्बे या बड़े शहर नहीं है। हमें सिर्फ अगर सर सिर्फ किताबों की बातें करनी होती तो मैं रुद्रपुर रहता हूँ, मैं रुद्रपुर से शुरू कर सकता था। हमारी पूरी टीम हल्द्वानी से किसी बड़े शहर से शुरू करने के बदले हमने कोशिश की कि हम इंटीरियर में जाएं, जितना दूरस्थ इलाकों में हमारे लिए साधन जुट सकते हैं। और ये बहुत मोहन जोशी जी का अनुभव है, इन्होंने वो हमारे साथ टीम में थे। मतलब 2 दिन के अंदर बैजनाथ में लगभग 7-8 हजार लोग तो आए होंगे उस कार्यक्रम को देखने के लिए, और कई हजार किताबें बिकी वहां। लोगों ने उसको इतना अप्रिशिएट किया कि हम फिर लगातार चंपावत, पिथौरागढ़ होते हुए अब एक लंबी यात्रा है। और ये भी मेरे लिए बहुत बड़े गर्व की बात है, मैं इसको बताते हुए खुशी हो रही कि मैं परसों जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में था। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल हमारी पूरे दुनिया का बहुत जाना पहचाना एक साहित्यिक सम्मेलन है। उसमें जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में एक डायरेक्टर्स मीट होता है, जिसमें पूरी दुनिया भर के साहित्यिक कार्यक्रमों को करने वाले जो लोग हैं उनका आपस में विचार विमर्श और एक्सपीरियंस शेयरिंग, अनुभव एक दूसरे से साझा करते हैं। इस बार का उनका विषय था चैलेंजेस क्या है हमारे, जो हम लोग जो इस तरह की साहित्यिक गतिविधियां करते हैं, तो चैलेंजेस पे बात थी। और ये मेरे लिए बड़ी गर्व की बात है कि 10 देशों से वहां पर लोग थे, पूरी दुनिया भर से। अमेरिका, इंडोनेशिया, जापान, भूटान, और अमेरिका के 2-3 लोग थे, यूरोप से लोग थे, जर्मनी से लोग थे। उन लोगों ने बताया कि खाड़ी देश से लोग थे, तो उन्होंने बताया कि वहां वो लोग किस तरह से कार्यक्रम कर रहे थे। लेकिन वो कार्यक्रम एक अलग तरह की चीजें हैं, वो करोड़ों रुपए के प्रोग्राम होते हैं जिसमें लोग विदेशों से हवाई जहाज में बैठ के आते हैं, 5 स्टार होटल में कार्यक्रम होते हैं, साहित्यिक कार्यक्रम। उन्होंने अपना अनुभव बताया। और हम जो लोग बिल्कुल हिमालय के गांव-गांव जाके कार्यक्रम कर रहे हैं, वो एक नया अनुभव था। और मुझे मतलब ये बताते बड़ी खुशी हो रही है कि जो लोग विदेश से आए थे उन्होंने भी बड़ा अप्रिशिएट किया कि आपका ये बड़ा यूनिक आइडिया है कि आप एक जगह पर केंद्रित होकर नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि साल में एक बार कर रहे हैं और उसके बाद छुट्टी है। हम लगातार इस कार्यक्रम को कर रहे हैं, लगभग हर 2 महीने में, 1.25 महीने में, 1.5 महीने में कार्यक्रम को नई जगह पे करते हैं। वहाँ एक नई टीम बनाई जाती है और इस तरह से लोग जुड़ते गए। टनकपुर के बाद बैजनाथ के लोग जुड़ते गए, बैजनाथ के लोग द्वारा हाट के कार्यक्रम में आए, द्वारा हाट के लोग भीमताल के कार्यक्रम के आए, भीमताल के लोग नानकमत्ता के कार्यक्रम में आए, और अब जितने सब लोग हल्द्वानी हमारे साथ रहेंगे 9, 10, 11 को। तो ये एक आज तक की लगभग एक शॉर्टकट यात्रा है मेरी। तो हम भी लोगों से सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, और कुछ न कुछ नए आइडियाज को लेकर, क्योंकि सामाजिक कार्यों को करने का हमारा ये आइडिया है कि सिर्फ जब सब पेड़ लगा रहे तो सभी लोग पेड़ लगा रहे हैं, कंबल बांट रहे तो सब लोग कंबल बांट रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ यूनिक आइडिया होना चाहिए जो क्लिक कर जाता है, और उसके पीछे भी एक पूरी टीम की मेहनत होती है, लग के जुट के करना पड़ता है। काफी चीजें उसमें बलिदान भी करनी पड़ती हैं, बहुत चीजें होती हैं। लेकिन ये बड़ी अच्छी यात्रा है, और इससे खैर ये है कि कई चुनौतियां तो होती हैं, लेकिन जो एक आत्मसंतुष्टि मिलती है, एक थोड़ा बहुत पहचान भी मिलती है, वो भी मिली है। इसके लिए मैं भगवान का शुक्रगुजार हूँ, अपने माता जी पिताजी का आशीर्वाद है। तो मेरी इतनी ही यात्रा थी, बाकी आप लोग अगर कुछ पूछना चाहेंगे। भविष्य बहुत बहुत सुंदर आदमी। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपकी भविष्य की क्या योजनाएं हैं आपके पास हैं अभी की। आप किताब कौतिक के बाद जैसे आपने बहुत इसमें प्रयोग कर लिए हैं, मेरा पहाड़, भुगती बासुती, क्रिएटिव उत्तराखंड, कुमाऊनी शक्ति संपदा, मेर पहाड़ मेर पछाड़, हमार पुरुष हैं, उसके बाद फिर जोया मोरुल, फिर भेंटघाट, फिर भी बाद यह किताब कौतिक, अभी बाद में यह जान सानू कि अखिल आपो के कार्य योजना आपो बनोना छा। और असल में यूं है जस जस हमसे समर्थन मिल जाए और जस टीम बन सी वो हिसाब अगले बढ़नो था। पहले तो किताब कॉपी ही हमारा प्रायोरिटी है, और बाकी चीजें पैरेलली, क्योंकि वर्चुअल चीजें तो ठीक है उसमें रूटीन में चल जाती है, लेकिन किताब कॉपी के पीछे बहुत मेहनत लगती है। लगभग 1.5-2 महीना हमको लग के करना पड़ता है काम। बाकी चीजें भी हैं पारिवारिक और सब चीजें तो चलती रहती है, वो जिम्मेदारी भी हमें हमारी ही है, वो भी निभाते हैं।
तो अभी तो मुझे लगता है कि अगले 3-4 महीने तो ये चुनाव का माहौल रहेगा। उसके बाद इनफैक्ट हमारी अभी ये जो हल्द्वानी में हो रहा है, इसके बदले हम गढ़वाल की तरफ से भी हमें बहुत लोगों का ये आ रहा है कि आप गढ़वाल की तरफ भी कार्यक्रम कीजिए, देहरादून में कीजिए, सतपुली से बहुत लोग पीछे पड़े हैं, पौड़ी से, टिहरी से लोग कह रहे हैं कि आप यार एक बार आओ, मिलने बात करते हैं कैसे होगा। तो मुझे लगता है कि हम गढ़वाल की तरफ बढ़ेंगे अभी, गढ़वाल में करेंगे कार्यक्रम। और जब सब जिलों में जाएंगे हम, जैसे मान लीजिए पिथौरागढ़ में या चंपावत में रिपीट करेंगे, तो हम उन जगहों पर नहीं करेंगे जहां हम पिछले साल कर चुके हैं। हम अगर पिथौरागढ़ जाएंगे तो हो सकता है हम धारचूला करें या गंगोली हाट करें, या अगर हम अल्मोड़ा जाएंगे तो उससे हम रानी खेत में करने द्वारा आपके बच्चे। तो ये हमारा हमारा अभी तक का आइडिया है। फिर बाकी जैसे चीजें आगे बढ़ेंगी, हो सकता है उसमें कुछ चेंज भी हो, और जो हमारे साथियों के सुझाव आएंगे उनको भी हम शामिल करते हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मैं जयपुर का जो हमारी अभी टूर हुआ है उससे, क्योंकि इसमें फाइनेंशियली भी बहुत ज्यादा चैलेंजेस आ रहे हैं हमें, लेकिन ऐसी ऐसी कुछ बातें हुई हैं लोगों से कि हमें अनुभव के साथ साथ कुछ समर्थन भी मिलेगा बाहर से, तो हमारे लिए चीजें थोड़ा आसान हो जाएंगी ऐसा लगता है। तो फिर हम और भी ज्यादा अच्छे तरीके से इसको करते हैं। बहुत सुंदर, हार्दिक शुभकामनाएं आपको, और मैं बधाई देता हूं संपन्नता, जो आपने आज इतने कार्यक्रम आपने संपन्न किए उसकी बधाई देता हूं, और हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं पंत जी और आपकी पूरी टीम को, पूरी पूरी प्रशंसा के साथ। और हमें बड़ी आशा है कि आपका जो ये नवाचार है, यह निश्चित रूप से समाज में नया बदलाव और नई चेतना जागृत करेगा। मेरे इस पटल पर जुड़े हैं आदरणीय हमारे सारे लोग इस पटल पर हैं। अब हम थोड़ा प्रश्नावली की तरफ जाते हैं। आदरणीय बलदेव टमटा सर देहरादून से जुड़े हैं, दिनेश ख्याल साहब पावन मद महेश्वर की भूमि से जुड़े हैं गढ़वाल से। आदरणीय गिरीश चंद्र बिष्ट जी हसमुख जी जुड़े हैं दिल्ली से। आदरणीय गोपाल गौड़ साहब जुड़े हैं दिल्ली से। आदरणीय गोपाल सिंह बिष्ट जी देहरादून से जुड़े हैं। आदरणीय डॉक्टर कीर्ति वल्लभ सक्टा जी जुड़े हैं चंपावत से। आदरणीय खिलानंद बिजुलवान साहब हैं उत्तरकाशी से। आदरणीय कृपाल सिंह शीला जी भिखिया सैन से जुड़े हैं इस कार्यक्रम में। आदरणीय प्रकाश चंद तिवारी जी हल्द्वानी से जुड़े हैं। आदरणीय श्रीमती सुनीता ध्यानी जी जुड़ी हैं इसमें पौड़ी से। और डॉक्टर तिलक राज जोशी जी, श्रीमती चंपा जोशी जी जुड़ी हैं मुंबई से, इस कार्यक्रम में जुड़े हैं। तो मैं सबका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत और उनको प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। और अनुरोध के साथ कहना है कि अपने संक्षिप्त उत्तर वाले प्रश्नों को आप हमारे पंत जी के पास रखेंगे, और बारी बारी से रखेंगे जैसे समय बच जाए। और आपका मैं अभिनंदन करता हूँ, सबका स्वागत है, प्रणाम आपको। प्रणाम, मेरा नाम गोपाल है, दिल्ली से जुड़ा हुआ हूँ आपसे। गोपाल जी आपसे परिचय है थोड़ा बहुत हमारा, आपको याद होगा। आपसे परिचय ऐसा है कि मतलब आपको ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा मेरे ख्याल से उत्तराखंड में नहीं जानता, ये बहुत प्रशंसा की बात है। दूसरा, ये आपके द्वारा किए गए कामों का, मेरे पहाड़ वगैरह, जब मैं मेरे ख्याल से आज तक मैं काम करता था, ऐसे में तो मैंने आज तक छोड़ा था 2006 में, तो उस वक्त हम यार पहाड़ ही देखते और उसी से जो भी सीखते कुछ सीखा। याद है, मुझे याद है। और मैं आपको फोन लेकर थी, कभी जब के परेशानी आती है वो मैं आपको फोन भी करता। टाइम्स ऑफ इंडिया में जुड़ा रहा, 2017 तक भी आपको देखता रहा। जब समय होता है तो मन करता है कि अब हम जुड़ जाएं, शारीरिक रूप से जुड़ जाएं। पहले तो मानसिक रूप से जुड़े हुए थे, शारीरिक रूप से। मेरी सिर्फ आपसे एक ही विनती है, जो आपने स्टार्ट किया था, उसी को, उसको हमेशा लोगों को याद रहे, स्मृति में रहे। उसको इसी तरीके से अपने अनुभव को भी और अपने गीतों को भी, जो बचपन के गीत है घुघुती, अब घुघुती बासुती हमर जो हमके घरची फुटा में एका पना जितना जो घुमाने रही घुघुती बासुती को जलो इजा देली, है ना, बहुत अच्छा लगता था। इनसे जुड़ी हुई जो भी बच्चों की स्मृतियां हैं, उसकी एक तो कहाँ हमें वो उपलब्ध होगी, और उसमें और क्या संजोया है आपने, वो हमें एक तो चाहिए प्रति उसके। जी मैं बताता हूँ आपको। जब मैंने ये किताब, क्योंकि घुघुती बासुती उसका नाम इसलिए रखा क्योंकि वो ऐसा गीत है जो पूरे कुमाऊं में और गढ़वाल में, पूरे उत्तराखंड में एक कॉमन गीत है। और हमारे बाल गीतों की या लोक गीतों की विशेषता होती है कि उसमें लोग अपने हिसाब से जोड़ घटा लेते हैं।
तो और मेरे को जब ये किताब आई तो ये जानकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये गीत भूति बासुती ही दार्जिलिंग में भी गाया जाता है, नेपाल के कई इलाकों में भी गाया जाता है। मुझे वहां से फोन आसाम के, मतलब इसके रूप पूरे हिमालय में मतलब घुघुती को लेके, वो घुघुती पक्षी जहां जहां मिलता है वहां वहां बाल गीत है इस नाम से, किसी न किसी रूप में। ये मेरे लिए भी सीखने की बात थी। और उस जैसे कि आपने पूछा, उसमें हमने उसमें लोरियां हैं, करीब 20-22 लोरियां हैं, और बच्चों के खेलने के गीत हैं। जैसे बच्चे जब खेलते हैं तो कुछ गीत गाते हैं, और 8-10 खेल गीत हैं, क्रीड़ा गीत लिखा है मैंने उसको। फिर त्योहारों के गीत हैं उसमें, फुलदेई के, और मकर संक्रांति, उत्तरायणी, भुगतिया त्योहार वगैरह उसके गीत हैं, 8-10 गीत वो हैं। और उसको पर्व गीत लिखा है मैंने। उसके अलावा उसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है जो स्कूलों को बड़ी पसंद आती है, कि हम लोग जब छोटे थे ना तो पढ़ने लिखने के कई गीत होते थे। आवाज सिखाने के गीत, गिनती सिखाने के गीत, बारह खड़ी सिखाने के गीत। हमारे दादा दादी जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, वो उनको हमको सिखाते थे। बड़ी अच्छी चीज वो है, उसमें कलेक्टेड है। मैंने लोगों को बताया कि अगर ये कलेक्ट नहीं करेंगे हम तो ये खत्म हो जाएंगे। और वो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि बच्चे उससे अब दोबारा सीख रहे हैं। वो चीजें एक बार बीच के 15-20 साल के गैप हो गया था जब किताबों पे आधारित शिक्षा हो गई थी, लेकिन अब वो किताबों में ही हमने परंपरागत गीतों को डाल दिया। तो नर्सरी के बच्चे और ये बड़ी अच्छी, मेरे को बड़ा अच्छा लगता है जब पेरेंट्स मुझसे कहते हैं कि यार आपने इतना अच्छा किया कि हम जब किताब पलट के देखते तो हमें अपना बचपन याद आता है, हमने इन्हीं गीतों से सीखा था। हमारी मेरी माँ गाती थी, कोई कहता कि मेरे मामा जी इस गीत को सुनाते थे। तो वो बड़ा इमोशनल टाइप का टच भी आता है उससे। और 10,000 कॉपीज उस किताब की बिक चुकी है, ऐसा मैंने बताया। तो उसको बहुउद्देशीय बनाने की कोशिश की, और थोड़ा सा टच उसमें लास्ट में एक पेज में जो आण गुणान हमारे यहाँ पहेलियां होती हैं हमारी परंपरागत, उसका भी एक पेज रखा है। तो थोड़ा सा वेराइटी बनाने की, और थोड़ा आकर्षक बच्चों के हिसाब से जिस हिसाब से होती है उस तरह की किताब बनाने की कोशिश की। और क्योंकि इतना बिक रही है तो मैं मानता हूँ कि थोड़ा सा प्रयास किसी हद तक सफल रहा इसका। मेरा भी यही इसमें कि मैं इन कविताओं को गीत के रूप में उनको बना दूं, क्योंकि मैं कंपोजिंग कर लेता हूँ। इसमें गौर साहब ने दो गीत यूट्यूब पे आ चुके हैं, और 2 गीत अभी रिकॉर्ड हुए हैं। मतलब हम ये कोशिश कर रहे हैं कि उसको कुछ एनिमेटेड रूप में या फिर या वीडियो के रूप में भी उसको दिखाना जाए। उसको मुझे बताइएगा, उसका जो भी एनिमेशन में होता है वो पिक्चर बन जाएगी। और उन गीत जो नहीं गाए गए हैं उनकी कंपोजिशन का मुझे दीजिएगा कि कंपोजिशन में 2 गीत रेडी हैं अभी, वो मैं बताऊंगा आपको, आपसे संपर्क में रहूंगा। उसका एनिमेशन में मेरा आइडिया है कि उसको एनिमेशन में निकालेंगे, कि जैसे मैं भी देखता हूँ कि हमारे बच्चे एनिमेटेड वीडियोस वगैरह बहुत देखते हैं, हिंदी के, इंग्लिश के। तो मेरा ये विचार है कि हमारी बोली भाषाओं पर भी एनिमेटेड गीत आने चाहिए। वो भी एक यूनिक आइडिया होगा, और मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है 2-4 महीने के अंदर, जैसे थोड़ा किताब को अधिक से मुझे फुर्सत मिलेगी, तो एनिमेटेड गढ़वाली घुमावनी बाल गीत निकालने का मेरा आइडिया है। बाकी तो सब कुछ होता रहता है। अभी सबसे ज्यादा जरूरी जो है आज के समय में, सबसे ज्यादा जरूरी जो मुझे लगता है, जो आज के बच्चों को अपनी भाषा को कैसे वो सीखे, उनके दिमाग में वो क्लिक कैसे आए, ये बहुत बड़ी परेशानी है। वो क्लिक नहीं आ रहा, दिमाग में वो चीज नहीं आ रही, क्यों सीखे, है ना? तो वो क्यों का जवाब नहीं मिल रहा कि किस तरीके से इस चीज को बताया जाए। क्योंकि हम खुद हिंदी बोलते हैं, हमने बुलानो जब हम अपन घर में बुलानो जब कुमाऊनी नहीं बुलान, गढ़वाली हम लोग नहीं बोल पाते। मैं तो गढ़वाली भी बोलता हूँ, कुमाऊनी, दोनों ही लैंग्वेज बोलता हूँ। हम के कटनी के शिक्षा में मिली रहे, खाली मिलड़ जुलड़, कभी चलो पारसर गौड़ के साथ फिल्म की तो कभी उसमें हो गया, कभी कैलाश द्विवेदी के साथ कुछ किया तो कभी कोठियाल के साथ कुछ किया। तो अमूल मेरा एक सबसे थोड़ा सा रिक्वेस्ट है ना, मेरा एक्चुअली मोबाइल जिसमें आज दिन भर दौड़ भाग में रहा, डिस्चार्ज हो रहा है, और मैं एक दुकान पे खड़ा हूँ अभी, क्योंकि वो ऐसा हो गया था कि इतने फुर्सत मिल रही है, थोड़ा जल्दी जल्दी अगर प्लीज आप कर पाए तो मेरा अनुरोध। बाकी दूसरे लोग हैं। पंजी नमस्कार। नमस्कार पंजी, अनेक मंचों पे आपके दर्शन किए हैं। गिरीश चंद्र मिश्र कविता साहित्यकार को प्रेमी, हाँ साहित्यिक दृष्टि से बाल साहित्य में आपका अनुपम योगदान सराहनीय और प्रशंसनीय है। मेरे पहाड़ मेरे पहचान साक्षात्कार में प्रोग्राम बारे में मेरे बहुत बार सुनो, बहुत फल प्रयास से आपको करण सा
उत्तराखंड समस्त भाषा सभी जो भाषा रूपी फूलों की गुमुल भले पाऊं गसेरा की मैं आभार प्रकट चाहूं यह साहित्यिक यात्रा लीजिए मैं शुभकामनाएं देना चाहूं और तुम्हारे स्वस्थ जीवन और दीर्घायु लीजिए भगवान ने प्रार्थना करना चाहूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय हेमचंद जी को सादर प्रणाम। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, सुखद आश्चर्य होता है कि इतने कम उम्र में इतनी उपलब्धियां आपने प्राप्त की है और एक आप प्रतिष्ठित नाम है और आपने साहित्यिक, सांस्कृतिक और सामाजिक चेतना जगा रखी है, तीनों एक साथ। ये बहुत बड़ी बात है। तो आपके साक्षात्कार में आपने मेरा भी साक्षात्कार दिया था, उसके लिए भी आपको मैं बधाई देता हूँ। नर पहाड़ नर पछाड़ में तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपने ये किताबों के प्रति अभिरुचि पैदा की है, जो बल्कि मेरे बच्चे जब उनका जन्मदिन होता था या कोई तीज त्योहार होता था तो मैं उनको किताब लाके प्रेजेंट करता था, छोटे बाल कविताएं वाली या तो बच्चे बड़े खुश होते थे। तो अब आजकल कहते हैं पापा आपने हमें वो देकर हमारा बहुत भला किया, क्योंकि हम उसके आधार पर हम साहित्य की और हमारी अभिरुचि रही। तो अब आज स्थिति कुछ बदल गई है, तो आपने इसको दोबारा लाने की कोशिश की, बहुत बड़ी बात है ये, क्योंकि ये आजकल किताबों से बच्चे दूर भाग रहे हैं, उनके हाथ में मोबाइल आ गया है और मोबाइल में न मालूम है क्या देखते हैं, कैसे देखते हैं, क्या तो ऐसा हो गया है। तो ये आपके जो प्रयास है उससे लोगों को, बच्चों को भी एक प्रेरणा मिल रही है, ये बहुत बड़ी बात है। तो आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं कि जितनी आपकी तारीफ की जाए वह कम है। मैं फिर से आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपको इसमें सहयोग मिले और ताकि आप और अधिक आगे बढ़ सकें और आगे प्रगति कर सकें। बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। जी सादर नमस्कार। जी सादर नमस्कार, आपको बहुत बहुत बधाई। आपका हर काम जो है श्रेयस्कर होता है और बहुत ही आनंददायक होता है, प्रेरणाप्रद होता है और आप महान व्यक्ति हैं। आप इस प्रकार से हमारे कुमाऊं, हमारे उत्तराखंड को आगे बढ़ाएं। इसी बधाई के साथ मैं पुनः प्रणाम करते हुए बार बार नमस्कार आपको करता हूँ। आपका आशीर्वाद, आप तो हमारे अग्रज हैं, हमारे पिताजी के समान हैं। आपका बहुत सम्मान करता हूँ। मैं आपको क्या कहकर आपकी प्रशंसा करता हूँ। ऐसे नवयुवक जो सक्रिय रहे, आपकी सक्रियता ये बता रही है कि उत्तरोत्तर आप बढ़ते गए, यही जानकर मुझे प्रसन्नता है। और ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में प्रगति तो करते ही है, तो इसमें तो कोई शक नहीं है, और लगे रहे तो आप मंजिल पर पहुंचेंगे। मतलब आपने जो कुमाऊं की जो घुघुटी वगैरह की जो प्रकाशित पुस्तकें, उनका कोई गीत सुनाया नहीं, ये सुनना चाहते थे जरा हम। बाकी धन्यवाद बहुत बहुत। मेरे को आवाज थोड़ा साफ नहीं आई। नहीं, मैंने कहा घुघुती संबंधी जो गीत है आपने सुनाया नहीं, अगर सुना देते तो सभी को आनंद आ जाता। हाँ, कि वो मैं तो अपने बच्चों को ऐसे सुनाता हूँ, घुघुती बासुती आम का छ बाड़ में छ की करमरे छ घास करमरे छ घास को खा लो, गोरू बच्ची खा ली, गोरू दूध दे ली, आमा होके पी ली। ऐसे करके वो जो जैसे राजू ने बताया कि वो बच्चों को झुलाते हुए गाते हैं, तो ये वाला जो पोजीशन है बच्चों को पैर में ऊपर लटके हुए ऐसे झुलाते हुए, वो भी सब जगह कॉमन है। ये बड़ी देखने की बात है कि कैसे ये चीजें, गीत, इस तरह के गीत पूरे हमारे ही क्षेत्र में घूमे हुए, ताकि आगे इनको भी जो है नई पीढ़ी जो है इन्हें भूले ना, इनको जीवित रखे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका।
मैं हेमचंद जी को प्रणाम कर लू। मैं तो एक 80 साल बूढ़ा आदमी छू। परिचय है गोपाल सिंह जी बात हो रही हमारे आपस में। कुबावनी में गीत बहुत बड़नु दिसो हवे जाजे बढ़ाई छिन। मैं खास किस्मा गीत बड़नु ये पूजी तिलका जोईजू या मोहनचंद जोशी जी आपको बता दिया। लेकिन मैं एक शब्द लेखन है साहब, मेरे को ये व्हाट्सएप करना मैसेज करना नहीं हूँ। मिल आपको ये बात सुनी भी क्या पता है, ये मैं पहाड़ में पछाड़ में एक दिन तिलका जोईजू को आपको वहाँ देखो, मेरे को बहुत बेहद खुशी है। मैं आपको बहुत बहुत बधाई दूं। आप यह गीत इसके वली पड़ी इसके लटक गई अब क्यों को इसके उन्होंने पूछ लिया काश किसवा गीत लखनऊ काश नहीं। हाँ मैं गीत तो एक पछाड़ अवश्य है। मैं यार दो बीच मुनी रोड शब्द बिल्कुल नहीं जोड़ रहा आपको गीत तो भाई 200 अबे ज्यादा बढ़ाई जी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार पंजी, मेरा नाम प्रकाशन तिवारी हल्द्वानी से बोल रहा हूँ मैं। सर आप पहले सबसे तो मैं आपको इनवाइट कर रहा हूँ 9-10-11 को आप एचएन इंटर कॉलेज में आइए। अच्छा आऊंगा, जरूर आऊंगा, क्यों नहीं आऊंगा। अच्छा मैं एक निवेदन करना चाह रहा ना, अगर अपनी किताब लगाने का हमारी भी आई है बड़ी, उससे हम तो बड़े छात्रकार तो है नहीं। हम लोग एक स्थानीय कलाकारों का, स्थानीय लेखकों का एक अलग से स्टॉल लगा रहे हैं, क्योंकि क्या हो रहा है कि किताबें भी हैं। अच्छा अच्छा 3 दिन लगातार बैठ नहीं पाएंगे, तो एक कॉमन स्टॉल होगा जिसमें सभी साहित्यकार लोकल वाले बैठेंगे और सबकी किताबें भी रहेंगी। इस तरह की व्यवस्था बना अपनी काम लगा दूंगा किताब का। हाँ ठीक, 9 तारीख को सुबह आ जाइएगा। अच्छा अच्छा तो चलो 9 चलो तारीख की धन्यवाद। सुबह किताब लेके आइएगा, वो व्यवस्था हो जाएगी इसमें। चले चले धन्यवाद, ठीक है। भी पूछना चाह रहा था और लोगों को मिलते हैं फिर आपको। ठीक है मिलते हैं। जी जी चलिए बहुत धन्यवाद आदरणीय सभी लोगों ने अपने कुछ बातें रखी। और मैं क्योंकि पंत जी का बैटरी थोड़ा कम हो रही है तो जल्दी में है, शीघ्रता में मुझे ऐसा लग रहा है। तो मैं एक दुकान में हूँ, दुकान भी बंद होने वाली है। मैं क्योंकि अचानक ही रुकना पड़ा है, वो थोड़ा दिन भर चार्ज भी नहीं कर पाया। मैं रात को ही, आज सुबह ही 4 बजे जयपुर से पहुंचा और दिन भर आज हम लोग व्यस्त रहे क्योंकि परसों से प्रोग्राम है जी। और ये रास्ते में रुक के ही मैं कहीं से दुकान से। चलिए बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया और आप व्यस्ततम कार्यक्रम से आपने समय निकाला इस पटल के लिए। मैं जान सकता हूँ क्योंकि परसों ही आपका ये कार्यक्रम आयोजन होना है तो आप व्यस्त हैं। आपको भी आना है, आपको तो आना ही है उसमें। बहुत धन्यवाद करता हूँ। यहाँ भी हमारे यहाँ बंदर भगाओ कार्यक्रम 10 तारीख को एक बड़ा जुलूस निकल रहा है। जुलूस मतलब एक शिकायतें दर्ज हो रही हैं पूरे कत्यूर घाटी से और बागेश्वर जनपद से, तो उस कार्यक्रम में थोड़ा सा मैं व्यस्त हूँ और मैं माफ़ी चाहता हूँ कि 10-9 को शायद नहीं पहुँच पाऊँ, तो आप मुझे क्षमा भी करेंगे। और मैं शुभकामनाएं देता हूँ, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और निरंतर आप इस तरह से सफल होते रहें और समाज को नई चेतना जागृत करते रहें। मैं समस्त उपस्थित कृतिकारों का भी आभार व्यक्त करता हूँ। इस पटल पर आज के इस कार्यक्रम को उन्होंने खूबसूरत बना दिया। मैं धन्यवाद करता हूँ आदरणीय हमारे हेमपंत जी का, समस्त कृतिकारों का। आपको भी, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी बात सुनी, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप सब मेरे अग्रज हैं, बड़े हैं, आपका आशीर्वाद मुझे मिलता रहे। जी फोन कर लेना और मैसेज जरूर करना, उस बारे में बात करनी है। पक्का पक्का। अच्छा ठीक है, मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू, आप सबका बहुत बहुत प्रणाम। जय उत्तराखंड। सभी को नमस्कार, प्रणाम।